जंगल के सब पक्षियों का स्वास्थ्य ही आजकल खराब रहने लगा था और इसी बारे में बात करने के लिए मानो और रानी कवि एक जगह पर मिलते हैं और मानो उससे कहती है। रानी, जंगल के सब पक्षियों का स्वास्थ्य कालू अंकल का दूध पीने की वजह से ही खराब हो रहा है। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? हाँ मानो, लगता तो मुझे भी बिल्कुल यही है, लेकिन इस बारे में बात करने के लिए हमें पुख्ता सबूत की ज़रूरत होगी जो हमारे पास नहीं। हाँ रानी, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। हमें जल्दी से जल्दी कालू अंकल के खिलाफ पुख्ता सबूत ढूंढने ही होंगे। रानी कवि और मानो चिड़िया तो ऐसे आपस में बातें करते हैं और दूसरी तरफ कालो कौवा तो जंगल के सब पक्षियों को मिलावट वाला दूध ही बेच रहा था। कालो तो दूध में जल्दी से बहुत सारा पानी मिला देता है। राजू बेटा, वो जो केमिकल मैंने तुम्हें दूध में मिलाने के लिए दिया था, वो तुमने दूध की सारी बोतलों में अच्छे तरीके से मिला दिया था ना? थोड़ी देर के बाद राजू कौवा कालो कौवे से कहता है, हाँ हाँ पापा, दूध में मैंने केमिकल तो मिला दिया था, लेकिन इस केमिकल की वजह से जंगल के पक्षियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अरे राजू, उसी केमिकल की वजह से दूध में गाढ़ापन आता है। अगर वो केमिकल नहीं मिलाएंगे तो हमारा दूध कोई भी पक्षी खरीदने को नहीं आएगा। कालू तो राजू कौवे से ऐसे कहता है। दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षियों का स्वास्थ्य कालू कौवे के केमिकल वाला दूध पीने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। लेकिन कालो कौवे को तो जैसे पक्षियों के स्वाद से कोई मतलब ही नहीं था और वो बेफिक्र होकर अपने घर जाता है और गौरी उससे कहती है, कालो मेरे सुंदर पति, हर रोज दूध में वो केमिकल अच्छे से मिला रहे हो ना? उसी केमिकल की वजह से हमारा दूध और भी ज्यादा बिकेगा। हाँ हाँ गौरी, वो केमिकल तो सच में ही चमत्कारी है। जितना भी मैं पानी मिलाता हूँ, वो केमिकल मिलाने की वजह से दूध तो बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो जाता है। हाँ कालू, यही तो कमाल है उस केमिकल का। जितना भी पानी डाल लो, किसी भी पक्षी को मालूम नहीं होगा। बस ऐसे ही तुम दूध में केमिकल मिलाते जाओ। गौरी कवि तो कालो कौवे को ऐसे कहती है और कालो भी बिल्कुल गौरी की बात पर ही अमल करता है। दूसरी तरफ मानो चिड़िया देखती है तो नीलू चिड़िया जंगल के कोने में पड़ी थी और मानो कहती है, ये क्या नीलू चिड़िया, तुम यहाँ पर अकेली जंगल में ऐसे क्यों लेटी हुई हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ मानो, अब तुम्हें क्या बताऊं, उस कालू अंकल का दूध पीने की वजह से मेरा स्वास्थ्य काफी दिनों से बिल्कुल ऐसे ही खराब चल रहा है। जंगल के सभी पक्षियों का स्वास्थ्य तो उन कालू अंकल का दूध पीने की वजह से ही खराब हो रहा है और मैं सबको इस हालत में नहीं देख सकती। नीलू चिड़िया को ऐसे देखकर मानो की आंखें तो नम हो जाती हैं और दूसरी तरफ रानी कवि और राजू कौवा तो अकेले में मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। रानी कवि कहती है, वाह राजू, ये फूल तो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तुम्हें तो मेरी पसंद और नापसंद का बहुत ही अच्छे से मालूम है। हाँ रानी, ये फूल खूबसूरत तो है, लेकिन कोई भी फूल मेरे फूल से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। राजू तो रानी से ऐसे कहता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ मानो चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी कवि को अपने सामने देखकर पहले तो मानो घबरा जाती है और फिर कहती है, गौरी आंटी, कालू अंकल जरूर दूध में कुछ खतरनाक मिला रहे हैं, जिसकी वजह से जंगल के सब पक्षियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। नन्ही कमजोर चिड़िया, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वरना मेरे कालो के बारे में आकर यहाँ पर ऐसी अनाज शराब बातें तुम ना करती। गौरी आंटी, मैं तो यहाँ सिर्फ आपको सावधान करने आई थी। अगर कालू अंकल अभी भी ना समझे तो मैं ये बात राजा जी तक भी लेकर जाऊंगी। नन्ही कमजोर चिड़िया, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे आकर राजा जी के नाम पर धमकाएगी भी? यहाँ से निकल जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। गौरी को मालूम हो गया था कि मानो उसके लिए खतरा बन सकती है और वो कुछ सोचती है, ये क्या मानो, इतने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे मुख पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं।
हाँ गौरी, तुमने कहा था ना कि हमें कुछ सोचना होगा, तो मैंने सोच लिया है। तुम्हें कालो कौवे की असलियत को राजू कौवे से मालूम करना होगा। हाँ मानो, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। राजू कौवा कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। हाँ गौरी, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि राजू कौवा तुम्हें अपने बाप की सारी असलियत बता देगा। उसके बाद रानी कवि राजू कवि को मिलने के लिए जाती है और उसे जाकर पूछती है कि आखिर कालो कौवा कर क्या रहा है। राजू भी रानी को सारी की सारी बात ही बता देता है, क्योंकि उसे भी पक्षियों की सेहत का ख्याल था और वो अपने माता पिता की तरह नहीं था। राजू, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम कभी भी अपनी रानी से कुछ भी नहीं छुपाओगे। अब ये बात जल्दी से मुझे मानो को बतानी होगी। ठीक है रानी, तुम मानो को जाकर सब कुछ बता दो, और मुझसे भी जितना हो पाएगा मैं भी तुम लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करूंगा। जंगल में कुछ दिन भी ऐसे ही गुजर जाते हैं और गौरी कवि को मानो चिड़िया पर शक हो जाता है, और वो मानो चिड़िया को एक बार फिर से धमकाने के लिए उसके सामने आ जाती है। और मानो कहती है, देखें गौरी आंटी, अगर आपने कालू अंकल को समय पर समझाया होता तो आज आपको यूं धमकी देने के लिए मेरे पास कभी भी आना ना पड़ता। नन्ही कमजोर चिड़िया, लगता है ऐसे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा प्लान कैसे काम करता है। मानो चिड़िया ने भी अपने खालिस दूध का एक स्टॉल खोला था, जिस पर और भी कुछ खाने के लिए चीजें थी। और मानो चिड़िया के ठेले पर तो पहले ही दिन बहुत से कस्टमर्स आ जाते हैं। देखना रानी, अब कालू अंकल को जरूर अपनी गलती का एहसास हो जाएगा जब कोई भी पक्षी उनके ठेले से चीजें नहीं लेगा। वाह रानी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम और मानो इतना कुछ मिलकर कर सकते हो, वरना ये बात मैं तुम्हें पहले ही कब से बता देता। मानो चिड़िया और उसके दोनों दोस्तों मिलकर जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन तीनों को क्या मालूम था कि उनका ये प्लान तो बहुत जल्द ही कामयाब होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ही जंगल के सारे पक्षी तो मानो चिड़िया और रानी कवि के ठेले पर ही चीजें लेने के लिए आया करते। ये सब देखकर तो कालू कौवे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग। देखो तो जरा, इस जंगल के पक्षी कितने ज्यादा बेशर्म हैं। जंगल में सबसे पहले का दूध तो मैं बेच रहा हूँ और सब इनकी दुकान पर जा रहे हैं। अरे पापा, बेशर्म इस जंगल के पक्षी नहीं बल्कि आप हो। अगर आप जंगल के सब पक्षियों को केमिकल वाला दूध ना देते तो आज आपके साथ ऐसा ना होता। राजू कौवे की ये बात सुनकर कालो कौवे को भी एहसास होता है कि उसने जंगल के पक्षियों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, और वो कहता है, हाँ राजू, अब मुझे गलती का एहसास हो गया है कि मैं ही गलत था जिसने जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खेला। उसके बाद कालो कौवा मानो चिड़िया और रानी कवि के पास जाता है और उनके पास जाकर अपने किए के लिए माफी मांगता है और कहता है, मानो और रानी बेटा, उम्र में तो तुम दोनों मुझसे बहुत ही ज्यादा छोटी हो, लेकिन आज तुमने मुझे वो सबक सिखा दिया जो मैंने कभी किसी से सीखा नहीं। कालू अंकल, हम आपको सबक सिर्फ इसीलिए सिखाना चाहते थे कि आपको मालूम हो कि जंगल के पक्षियों का स्वास्थ्य सबसे बढ़कर है। जी कालू अंकल, हम तो सिर्फ यही चाहते थे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप जंगल के पक्षियों को खालस दूध देना शुरू कर दो। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं, और कुछ दिन गुजरने के बाद अब तो कालो कौवा जंगल के सब पक्षियों को बिल्कुल खालस और ताज़ा दूध देता, और इससे कालो को भी बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और वो गौरी को भी बताता है। कालो कौवे की ये खुशी देखकर गौरी कवि भी बदल जाती है। सच है कालू जी, शायद आप सच कह रहे हो। भला ही हो उस मानो और रानी चिड़िया का, जिसने हम दोनों की आंखों से लालच की पट्टी हटा दी। रानी कवि भी सब पक्षियों को बताती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजू कवि की मदद की वजह से ही संभव हो पाया